हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले क्लास 10th वालों का जो सैम्पल पेपर आया था, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे, सर हमें इस पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पेपर के सोल्यूशन पर वीडियो बना रहा हूँ और जिन्होंने कमेंट करे थे अभी वो कमेंट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक मैथ का सैम्पल पेपर नहीं देखा है तो मैंने क्या है उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपको विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का सारे के सारे पेपर्स के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो पेपर का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो सोल्यूशन वीडियो होने वाली है, ठीक है, ये वीडियो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होंगे, पार्ट 3 में 21 से लेकर 27 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और भी पेपर्स का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो अब देखते हैं हम पेपर को। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सामने है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या वो हो गई जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो P/Q के रूप में ना हो। जैसे हम यहाँ पर 22/7 देखेंगे, ये हमारा P/Q के रूप में हो गया। √4 देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, यह Q के रूप में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पाई है इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर जो पाई है ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पाई क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का हमें क्या निकालना है, विविक्तर। और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इन ऑप्शन में से सही आंसर हमारा क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि विविक्तर होता क्या है। ठीक है, उसको लिखते हैं हम क्या, कैपिटल डी से। इसका फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac। ठीक है, ये हमारा विविक्तर का फॉर्मूला होता है। पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c से तुलना कर हम यहाँ पर abc की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा विविक्तर का फॉर्मूला है उसके अंदर इसकी जरूरत हमें पड़ेगी abc की। ठीक है, तो हम यहाँ से abc के मान निकाल लेंगे। a बराबर 2 आ गया, b बराबर हमारा -4 आ गया और c बराबर 3 आ गया। ठीक है, और ये मान हम यहाँ पर सूत्र में पुट कर देंगे, d बराबर b² - 4ac हमारा फॉर्मूला हो गया। b स्क्वायर है तो माइनस के 4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि b का मान हमारे पास -4 है, माइनस आ गया 4, a का मान हमारे पास 2 है, c का मान हमारे पास 3 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 या 12 और 12 दूनी 24, घटा देंगे तो d का क्या आ जाएगा हमारा -8। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी इसका जो विविक्तर होगा वो कितना होगा, -8। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने 8वां चैप्टर पढ़ रखा है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, जो उसमें जो टेबल होती है, ठीक है, जिसमें वैल्यू दे रखी होती है, cos 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, 45 की वैल्यू। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन, cot 60 का मान बताना है क्या होगा, तो उसका मान होता है 1/√3। तो इसका ये सेकंड वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमें दे रखा है इसका चौथा क्वेश्चन कि बहुपद x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। पहले हमें इसके शून्यक निकालने पड़ेंगे कि इसके शून्यक क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको निकालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने, हमें बहुपद दे रखा था x² - 3। अब क्या करा हमने, x² - 3 बराबर 0 लिख दिया, हमें 3 लिखना है। ठीक है, तो हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर √3 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 3। ठीक है, इसलिए हमने इस 3 की जगह √3 लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। हमारा फॉर्मूला बन गया, वो होता क्या है हमारा a² - b² का यहाँ पर फॉर्मूला बन गया,
वो होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। एक बार ये माइनस में आ गया और एक बार प्लस में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, और एक बन जाएगा कि एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम एक अंडर रूट निकाल लेंगे, एक्स बराबर अंडर रूट 3, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा एक्स बराबर माइनस के अंडर रूट 3। ठीक है, तो दोनों हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आ गए शून्यक। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास शून्यक आ चुके थे, एक्स बराबर एक आया था हमारे पास माइनस के अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारा प्लस का था। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि शून्य का गुणनफल। अब यहाँ पर क्या है, शून्यकों का गुणनफल बोला है तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है हमारे पास बराबर होता है किसके, सी अपॉन ए के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से हम क्या है ए और सी के मान निकाल लेंगे। ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 1, और जो सी बराबर है वो हमारा आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है, वो हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे। हमारा सी का मान हो गया माइनस के 3 और ए का मान हो गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा माइनस के 3। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हैं कि शून्य को गुणनफल बोला है तो हमारे शून्य क्या आए हैं, पहला हमारा शून्य का आया था माइनस के अंडर रूट 3 इंटू दूसरा हमारा कौन सा आया था, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। वैसे भी हमारा माइनस के 3 आया था और ऐसे भी। ठीक है, तो दोनों तरीके से यहाँ पर कर रखा है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। बिंदु 2,-4 की एक्स एक्सिस हमें दूरी बतानी है कि वो दूरी कितनी होगी। पहले हम क्या है, इस पॉइंट को क्या है पहले दर्शा लेते हैं, फिर देखेंगे हम कितनी दूरी होगी। हम एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे 1 और 1 2, यहाँ पर 1 और ये आ जाएगा 2, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4, और ये क्या होंगे हमारे माइनस के होंगे सारे के सारे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या है यहाँ पर पॉइंट दर्शाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से 4। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2,-4। ठीक है, अब उसने बोला था एक्स अक्ष की दूरी, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब एक्स अक्ष की दूरी हमारी ऐसे होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा, एक्स अक्ष की दूरी हमारी इस तरीके से होती है, और वाई अक्ष की जो दूरी होती है वो हमारी इस तरीके से होती है। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दूरी है तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी देख लेंगे कितनी है, वो हमें दे रखी है -4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -4। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि बिंदु 2,-4 की एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी, -4। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसके एफ पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका हमें 7वां पद निकालना है और हमें ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पर ये श्रेणी दे रखी है 4, 10, 16, 22 और ऐसी आगे तक चलती रहेगी। हमें इसका क्या निकालना है, 7वां पद यानी कि A7 हमें इसका निकालना है। हमें प्रथम पद क्वेश्चन में दे रखा है 4। हम क्या करेंगे, यहाँ से D निकाल लेंगे। D का फॉर्मूला हो गया A2 - A1, जो यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो A2 हो गया हमारा 10 और A1 हो गया हमारा 4। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, D की 6 आ गई, वो हमने यहाँ पर निकाल रखी है। 7वां पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा A + 6D। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखी है और जो D की वैल्यू ये हमने यहाँ पर अभी निकाली है। दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा 7वां पद आ जाएगा। ठीक है, A7 बराबर यहाँ पर आंसर निकाल रखा है, कितना आया 40, यानी कि जो उसका 7वां पद होगा वो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है थर्ड वाला आपका सही है। ये जो जी वाला क्वेश्चन है ये और भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें पूछा है जो निश्चित घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता कितनी होगी, तो उनकी प्रायिकता होती है हमारी 1, यानी जो घटना अवश्य ही घटेगी निश्चित घटना कहलाती है, यानी कि उसका घटना तय है पहले से ही। ठीक है, कि वो घटित ही होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमारी कितनी होती है, 1। तो इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका हम H पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि DE समांतर है BC के और AD/DB बराबर दे रखा है हमें 2/3,
और EC बराबर दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। हमें AE की वैल्यू निकालनी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और ये इसका हमें डायग्राम दे रखा है जिसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है सारी। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका सोल्यूशन। यहाँ पर जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है कि DE समांतर है, ये भुजा समांतर है हमारी BC के, और हमें कि AD अपॉन DB बराबर दे रखा है 2/3, यानी कि जो AD का मान है वो हो गया 2 और जो BD है उसका मान हो गया 3। वो हमने यहाँ पर चित्र में आपको दर्शा रखा है, वो आपको दिख रहा होगा। और EC बराबर कितना दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, वो भी हमने दर्शा दिया। हमें निकालना है AE की वैल्यू, तो उसको मान लेंगे हम X, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय तभी लगा सकते हैं जब भुजा क्या दे रखी हो, हमें समांतर दे रखी हो। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो DE है ये भुजा समांतर है किसके, BC के, इसलिए हम यहाँ पर क्या है थेल्स प्रमेय का यूज़ करेंगे। थेल्स प्रमेय हो जाएगी हमारी AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। हमें 3 वैल्यू दे रखी है, हमें चौथी वैल्यू निकालनी है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके, ठीक है, और यहाँ पर आसानी से वैल्यू निकाल देंगे। जो की वैल्यू में निकालनी है, यानी X की वैल्यू में निकालनी है, तो उसे एक साइड में छोड़ देंगे, बाकी जितने भी वहाँ पर संख्या हैं उसे दूसरी साइड में ले आएंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारा X बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी जो AE बराबर है वो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, जिसका आंसर है 4। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेलन के आयतन का, तभी आप इसको कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, एक बेलन है, मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, आप देख लेना, मतलब समझ लेना उससे ही। उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है, यहाँ पर ऊंचाई देखेंगे, मतलब ये ऊंचाई हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो व्यास है दोनों साइड का, ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है आयतन। अगर आपको आयतन का फॉर्मूला पता है तभी आप कर सकते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला आपका यहाँ लिखा है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसके लिए हमें r की जरूरत पड़ेगी, h हमारे पास उन्होंने पहले से हमें दे रखा है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऊंचाई दे रखी है और हमें साथ में व्यास दे रखा है। व्यास से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है फॉर्मूले में हम लगा देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमारे पास सभी की वैल्यू दे रखी है। पाई की वैल्यू आप 22/7 लगा देना अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो अगर दे रखी होगी तो आप वो वैल्यू लगा देना। आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है और एच हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 183.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जहाँ पर हमें आयतन निकालना होता है तो वहाँ पर मीटर हो या सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो दोनों में क्या करते हैं हम क्यूब लगा देते हैं। आयतन में क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बस ये बात आप ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन करके आए तो वहाँ पर आयतन दे रखा हो तो क्यूब लगा दें लास्ट में, और क्षेत्रफल दे रखा हो तो स्क्वायर लगा दें। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो इसके हमें तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि tan a बराबर दे रखा है 3/5 और हमें cos a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे कि दिया हुआ है हमें tan a बराबर 3/5 और हमें ज्ञात करना है क्या, cos a की वैल्यू। तो हमने क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जहाँ पर a हो गया एंगल, यहाँ पर जो हमें tan a दे रखा था वहाँ से हम क्या करेंगे, tan a है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब आ जाएगा हमारा 3 और आधार आ जाएगा हमारा 5, ये हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास तीसरी भुजा बची, ठीक है, इस तीसरी भुजा की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। कर्ण हो जाएगा हमारा BC, ये जो भुजा है यहाँ ये वाली, और जो लंब है वो हो जाएगा हमारे पास AB, और आधार हो जाएगा हमारे पास AC। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर आ जाएगा 34, यानी BC बराबर क्या आ जाएगा √34, यानी इस भुजा की लंबाई कितनी हमारे पास आ गई √34। अब हम क्या निकालेंगे, cos A के लिए फॉर्मूला लगाएंगे cos A। तो cos A का फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, जैसे यहाँ पर अभी लिखा भी है A/K, यानी आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखेंगे हमारा आधार क्या है 5 है, जो कर्ण है यानी कि वो BC है, उसकी वैल्यू भी हमने निकाली √34, यानी cos A हमारा हो जाएगा 5/√34, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ कि अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे या आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आप इन सवालों को कर सकते हैं, और कुछ मुश्किल नहीं है, इजी पेपर आया है। ठीक है,
आसानी से कर लेंगे, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ फॉर्मूले आप याद करें, तब क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें एक एपी दे रखी है यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, जो कि हमारे पास है 7, 13, 19 और डॉट डॉट करके हमें लास्ट पद दे रखा है यानी कि एन, या जिसको हम एल भी बोलते हैं अंतिम पद, वो दे रखा है हमें 205, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, एन, ठीक है। एन की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। प्रथम पद दे रखा है हमारे पास 7, यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्वांतर निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 यानी 13 हो गया हमारा a2, और a1 हो गया हमारे पास 7, ये घटा देंगे तो जो हमारा सर्वांतर है वो कितना आ जाएगा, 6। और हमारे पास अंतिम पद दे रखा है, यहाँ पर पदों की संख्या को n मान लिया, जो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर अंतिम पदों को l माना है, अगर यहाँ पर हम an मानते तब भी लग जाता, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ an या l, तो मैं l बराबर लगा देता हूँ क्योंकि l बराबर ही माना है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, l हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है, और d की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा n का मान 34। ये जो हमारे पास AP है इसमें कितने पद हैं, 34 पद हैं, ठीक है। जगह 205 रख दिया, एक ही जगह 7, और हमें n की वैल्यू निकालनी है, उसे ऐसे छोड़ दिया, n-1, d का मान आया था हमारा 6। अब क्या करेंगे, जो 7 है उसे उधर ले जाएंगे, तो 205 माइनस 7, यह हमारा आ जाएगा 198, 190 बराबर n-1, और यहाँ पर क्या होगा, ये इंटू में है n-1 इंटू 6 क्या आ जाएगा, गुणा में है, भाग में चला जाएगा, उस 6 से हम क्या है डिवाइड कर देंगे 198 को, हमारा आ जाएगा 33, और ये हमारे पास माइनस का 1 है, उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, n बराबर कितना हो गया, 34, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी आ गई, n बराबर 34, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब इसका हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। हमें ये संख्या दे रखी है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके टुकड़े कर लेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3825 है, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, बचेंगे 2, तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, बचेगा 1, इधर चलेगा, 3 पंजे 15, फिर आ जाएगा हमारा 1275, फिर हम इसे 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। अब आ गया हमारा 425, अब काट देंगे हम 5 से, 5 अट्ठे 40, और हमारा 2 उधर चला गया, तो 5 पंजे 25, 85 आ गया, फिर हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, बचे 3 उधर चले गए, 5 सत्ते 35, अब आ गया हमारा 17, 17 से काटेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 17। फिर हमें इसे क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या है यहाँ पर लिख देंगे कि 38 पे 86 के हमारे कितने गुणनखंड आए, 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू यहाँ पर ज़्यादा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर यहाँ पर लिख देंगे, जो 2 बार आएगा उसको ऐसे लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू 17, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसका हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। अब हमें पता होना चाहिए कि शून्यकों का गुणनफल उसे कैसे लिखते हैं, या जो शून्यकों का योग दे रखा है उसे कैसे लिखते हैं। हम शून्यकों के योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और जो शून्य गुणनफल होता है उसे लिखते हैं हम अल्फा बीटा से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हमें दे रखा है कि शून्यकों का योग कितना है, 0 है, और जो इनका गुणनफल है वो क्या है, √5 दे रखा है, ठीक है। ये 2 वैल्यू हमें दे रखी है, इससे हमें द्विघात बहुपद निकालनी है, ठीक है। वो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक द्विघात बहुपद को मान लेंगे, जो कि हमारी होगी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें abc की वैल्यू निकाल कर हम क्या इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी क्या है, द्विघात बहुपद बन जाएगी, ठीक है। और जो शून्यक है उन्हें मान लेंगे हम अल्फा बीटा है। पहला मैंने बताया था, जो शून्यकों का योग है उसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, उनका योग हमें दे रखा है 0। शून्यकों का योग निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। यह हमारा शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये किसके बराबर है, 0, क्योंकि इनका योग हमारा 0 है। हम जो शून्यकों का योग निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम a को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो b का मान है वो कितना आ जाएगा, 0,
ठीक है, तो पहले हमें बी का मान मिल गया। अब ए और सी की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है किसके? सी अपॉन ए के। ठीक है, शून्य को गुणनफल है, यह हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? √5। यहां से हम क्या करेंगे? सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी a √5। ठीक है, यानी a की वैल्यू हमारी पहले में भी कुछ भी नहीं आई थी, 0 थी हमारी। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और c का मान क्या हो जाएगा? √5, यानी a b c तीनों की वैल्यू में मिल गई। अब देखो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 0, c बराबर √5। अब इन तीन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने द्विघात बहुपद मान रखी थी। यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर a की जगह 1 पुट कर देंगे तो x² हो जाएगा, और b की जगह 0 पुट कर देंगे तो यहाँ 0x हो जाएगा, और c की जगह आ जाएगा √5, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² प्लस √5। यही हमारी क्या हो जाएगी? द्विघात बहुपद की समीकरण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी ये आ सकता है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध बताने की वो क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, और ये इसमें तीनों आ जाते हैं तो ये क्या है? संबंध हो जाता है बहुलक, माध्यिका और माध्य में। ठीक है, अभी तो 1 नंबर वाले हैं, सारे इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब 9वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि sec² माइनस 9 tan² का मान बताना है कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लिया, उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है कि sec² बराबर क्या होता है? 1 + tan², तो वो हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया जो हमने यूज़ करा। तो हम इस sec² की जगह लिख देंगे 1 + tan², और माइनस tan² हमारा चल ही रहा है। अब 9 की क्या अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा 9 + 9 tan² माइनस 9 tan²। एक हमारे यहाँ पर प्लस के 9 tan² है, और एक है हमारा माइनस का, दोनों क्या करेंगे? काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0, तो इसका आंसर कितना आ गया? 9, तो 9 इसका क्या होगा? आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको पूरी बुक के फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, इसलिए आप फॉर्मूले याद करने पर ज़्यादा ध्यान दें। 9वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बिंदु a, b और माइनस के a, माइनस के b के बीच की हमें दूरी बतानी है कि वो दूरी कितनी होगी। दूरी तो आप आसानी से निकाल देंगे, लेकिन आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आपके लिए एक चित्र बना दिया जिससे आपको ये बड़े तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक पॉइंट हो गया a जिसके निर्देशांक हो गए a, b, और दूसरा पॉइंट हो गया b जिसके निर्देशांक हो गए माइनस के a, माइनस के b। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमें निकालनी है। अब उसके लिए आपको दूरी वाला सूत्र पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, वो सूत्र होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? x1 y1 x2 y2। तो पहले वाले को मान लेंगे हम x1 y1, दूसरे वाले को मान लेंगे x2 y2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू क्या है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे x2 की वैल्यू हमारी क्या हो गई? माइनस के a हो गई, वो यहाँ पर लगा देंगे, और x1 है, x1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? a हो गई, वो भी लगा देंगे। y2 है, y2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? माइनस के 2 हो गई, माइनस के b हो गई, और ऐसी y1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? b हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर, और √ में चल रहा है हमारा सब ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 4b², 4 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, हमारा आ जाएगा a² प्लस b²। अब 4 के हम 2 टुकड़े कर लेंगे, 2 × 2, एक हमारा बाहर आ जाएगा, और √ में बचेगा a² प्लस b²। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 √ में a² प्लस b²। ये इसका आंसर हो जाएगा। इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी हमारी 2 √ में a² प्लस b² हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या है पूरी बुक के जो फॉर्मूले हैं वो आपको एक ही वीडियो में चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें HCF दे रखा है 336 और 54 का, कि वो कितना है? 6 है। हमें इनका एलसीएम निकालना है 336 और 54 का कि वो कितना होगा। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है पहले वो लिख लेंगे कि हमें दे रखा है कि HCF 336, 54 का जो HCF है वो कितना है हमारे पास? 6 है, और हमें ज्ञात करना है इनका एलसीएम। पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमारे पास क्या है? फॉर्मूला होता है, फिर मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है कि HCF बराबर होगा 2 संख्याओं का गुणनफल अपॉन में एलसीएम। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हम क्या है, जो जिस प्रकार से हमें गिवन है
उसी हिसाब से हम इस फॉर्मूले को बना लेते हैं। जैसे हमें एचसीएफ गिवन है 2 संख्याओं का, तो वो 2 संख्याएं लिख लेंगे बराबर, जिन 2 संख्याओं का एलसीएम हमसे निकालने को बोल रखा है वो दोनों संख्या लिख लेंगे 336 × 54। अब हमें एलसीएम निकालना है इन 2 संख्याओं का, जैसे यहाँ पर लिख रखा है, तो सेम उसी पैटर्न में हम यहाँ पर फॉर्मूला बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एचसीएफ है इसको ले जाएंगे हम भाग में, और जो एलसीएम है उसे ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें एचसीएफ का मान दे रखा है 6 से हम काट देंगे 54 को 9 बार, और 336 और 9 की गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा 3024, ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम होगा 336 और 54 का, वो कितना हो जाएगा 3024, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते घुमा फिरा के, हर बार बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं, ठीक है। और ये सैंपल पेपर में भी आया हुआ है इस साल के, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि पार्ट 1 में आपके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन होने वाले हैं, वो मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। और जो इसके नेक्स्ट पार्ट होंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और क्या है, मैंने आपके लिए जो आपका साइंस का सैम्पल पेपर है 2024 का, तो उसके सोल्यूशन पर भी मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और उस सोल्यूशन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सैम्पल पेपर में से ही आ जाते हैं, ठीक है। मेरी जितनी भी नई वीडियोस हैं उनका आपको तभी पता चल सकता है जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ठीक है। जब भी आपको पता चल पाएगा कि मेरी न्यू वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।